हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निर्माण आइस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग भारत की एक कृषि पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे जो कुछ आदिवासी समुदायों के द्वारा उड़ीसा के रायगढ़ जिले में अपनाई जाती है। उस कृषि पद्धति का नाम है डोंगर कृषि पद्धति। यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक परंपरागत मिश्रित कृषि पद्धति है जिसके ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। खतरा क्या मंडराने लगा है? ये सारी चीजें क्या है, ये कृषि पद्धति खतरा क्या मंडराने लगा है और किस प्रकार से यह पर्यावरण के अनुकूल है, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस कृषि पद्धति के विषय में। क्या है? आइए, डोंगर कृषि पद्धति उड़ीसा के कोंद आदिवासी समुदायों की एक प्राचीन, टिकाऊ और मिश्रित कृषि प्रणाली है। देखिए, कृषि प्रणाली के विषय में अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं बागानी कृषि होती है, ठीक है, ट्रक फार्मिंग होता है। उसके बाद अगर आप देखिए तो भारत जैसे देश में या विकासशील देशों में गहन कृषि होती है। इस पर अगर हम लोग एक बात करें तो देखिए, कृषि पद्धति बहुत तरह का होता है। जैसे अगर हम देखें तो विकासशील देशों में गहन कृषि प्रणाली अपनाई जाती है, गहन कृषि प्रणाली, ठीक है। विकसित देशों में विस्तृत कृषि प्रणाली अपनाई जाती है, विस्तृत कृषि, ठीक है, यह विकसित देशों में होती है। उसके बाद अगर देखिए तो बागानी कृषि होती है जिसमें बागानी फसलों जैसे चाय, कॉफी, केला इत्यादि के बागान जो है वो उपजाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं, जिसमें अलग जगहों पर किसी एक जगह पे आदिवासी समुदाय जाते हैं, वहां के जंगल झाड़ियों को साफ करके, जला करके, उसकी राख को फैला करके और वहां पे कृषि करते हैं, फसल उपजाते हैं। फिर फसल को उपजाने के बाद फिर उस जगह को छोड़ करके कोई अन्य जगह क्षेत्र की तलाश में चले जाते हैं, तो उसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये कृषि की मुख्य आप कह सकते हैं कि पद्धतियां हैं। गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि जो विकासशील देशों में अक्सर देखा जाता है, जहां पर एक जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी जो है वह कृषि कार्यों में संलग्न रहती है खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और इस गहन कृषि की एक और विशेषता होती है कि इसमें जो कृषि की जाती है उसको पहले किसान जो होते हैं वो स्वयं के भरण पोषण के लिए करते हैं, और जो बचता है तो फिर उसको मार्केट में ले जा करके उसका विक्रय करते हैं। इसके विपरीत विस्तृत कृषि जो है यह विकसित देशों में की जाती है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, वहां पर मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है, और यह एक तरह से कहीं व्यावसायिक रूप होता है कि वहां पर उस कृषि का यानी इस कृषि में जो फसल उपजाई जाती है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, या कह लीजिए उसको मार्केट में विक्रय के लिए लाया जाता है, ठीक है। बागानी कृषि जो मैंने आपको बताया कि इसमें बागाती फसलें जैसे चाय, कॉफी, केला, अनानास इत्यादि जो है वो उपजाए जाते हैं। और स्थानांतरित कृषि जिसमें कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष को साफ करके, जला करके, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, वहां पर फसल उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग जिस कृषि पद्धति की बात कर रहे हैं आज वह है क्या? तो वह है डोंगर कृषि, जो उड़ीसा के कोंद आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। कोंद आदिवासी उड़ीसा के रायगढ़ जिले में पाई जाती है। आप अगर मैप देखना चाहें तो मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है उड़ीसा के दक्षिण भाग में रायगढ़ जिला। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहीं पे कोंद आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। उसमें भी तालिया कोंद और एक और कोंद की प्रजाति है कुटिया कोंद। यहाँ पर दो प्रकार के कोंद की प्रजातियां रहती है, तालिया कोंद, तालिया कोंद और कुटिया कोंद, ठीक है, और कुटिया कोंद, ये दो कोंद प्रजाति है, ठीक है, आदिवासी समुदाय है, कोंद आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के रायगढ़ जिले में रहती है। और इनके द्वारा ही यह कृषि पद्धति की जाती है, मिश्रित कृषि पद्धति, जिसे डोंगर कहते हैं, जो रायगढ़ के पहाड़ी ढलानों में किया जाता है। देखिए, अगर आप देखिए तो यह जो है कहां किया जाता है, तो उड़ीसा के रायगढ़ जिले के पहाड़ी ढलानों में यह कृषि की जाती है, और मुख्य रूप से कोंद आदिवासी समुदाय के द्वारा यह कृषि की जाती है। और यह क्या है? यह एक मिश्रित कृषि का रूप है। इसमें बहुत अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें बाजरा भी शामिल है, दालें भी शामिल है, तिलहन भी शामिल है और सब्जियां, ये सब एक साथ मिलकर के मिश्रित रूप से यह कृषि की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं डोंगर कृषि। यह कुछ समथिंग लाइक आप इसको समझ सकते हैं जैसे बेवर कृषि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में, यह उसी प्रकार के एक रूप है, ठीक है। और यह क्या है? इस कृषि में
कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किए जाते। यह पूरी तरीके से जैविक कृषि है, यानी यह पारंपरिक बीजों, प्राकृतिक खादों और बारिश के पानी पर निर्भर करता है। ठीक है, यह क्या है, पारंपरिक बीज जो है उस पर, प्राकृतिक खाद और बारिश के पानी पर निर्भर होने वाली यह कृषि है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि जलवायु के अनुकूल कृषि है। क्या है, यह जलवायु के अनुकूल है या पर्यावरण के अनुकूल है। यह पर्यावरण के अनुकूल कृषि है और इसमें बिना मिट्टी खेत में बड़े बड़े हल नहीं चलाए जाते। यह मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए छोटे औजारों का उपयोग करके इसमें बीजारोपण किया जाता है। यानी हल नहीं चलाए जाते, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज नहीं किया जाता, यानी मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचा करके छोटे औजारों का प्रयोग करके, छोटे छोटे औजार जो है उसका आप देखते होंगे बागवानी करने के समय हम लोग छोटे छोटे औजार जो होते खुरपी वगैरह लेते हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की पूरी तरीके से जुताई नहीं की जाती, बल्कि उसमें बीजारोपण ऐसे ही कर दिया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। ठीक है, तो यह है मिश्रित कृषि। अब देखिए क्या है कि इसको अगर हम जाने तो इस डोंगर कृषि की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं, तीन प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो पहला है सामुदायिक भागीदारी, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। यह आदिवासी परंपराओं से गहराई से जुड़ी है और आप जानते हैं कि आदिवासी लोग जो है वो कम्युनिटी बेस्ड वर्क करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उनमें ज्यादा होती है। ठीक है, इनमें जो समुदाय है, कौन समुदाय, इसमें सभी स्त्री पुरुष मिल करके काम करते हैं, बीजों का आदान प्रदान शामिल है इसमें, और जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, सामुदायिक भावना जो होती है यह कहीं ना कहीं सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कोंद जनजाति के द्वारा यह जो कृषि की जाती है डोंगर कृषि उसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता है पारिस्थितिक स्थिरता, यानी इसमें क्या आप पाते हैं, यह मिट्टी की उर्वरता, नमी, जैव विविधता को बढ़ाता है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें क्या है, प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता है और नेचुरल जो रेन होता है उससे प्रेसिपिटेशन, जो नेचुरल प्रेसिपिटेशन होता है, प्राकृतिक वर्षा जो होती है उसके उपयोग किया जाता है। यानी कि यह क्या कर रहा है, तो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा रहा है, नमी और जैव विविधता को भी बढ़ा रहा है और यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल करके यह कृषि की जाती है। इससे क्या होता है कि जैव विविधता भी बरकरार रहती है और पर्यावरण को कम से कम या लगभग न के बराबर क्षति पहुंचती है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, खाद्य सुरक्षा। यह क्या है, तो इसमें चूंकि मिश्रित कृषि की जाती है तो बाजरा की भी खेती की जाती है, दालें भी उपजाई जाती है, तिलहन भी उपजाया जाता है और इससे क्या होता है कि यह जब चूंकि मिश्रित कृषि और सारे फसल उपजाए जा रहे हैं तो इससे आदिवासी समुदाय को पौष्टिक आहार, पोषण युक्त आहार जो है उसमें उनको प्राप्त होती है, यानी एक तरह से कहें तो खाद्य सुरक्षा भी उनको प्राप्त होती है। अब अगर हम देखें तो अभी इस कृषि को खतरा किस किस चीज से हो रहा है, तो अभी जो देखा, अभी हाल फिलहाल में जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि एक उभरता हुआ खतरा है जो नीलगिरी यूकेलिप्टस पेड़ जो है इसका जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यह प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है, तो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है उसका उपयोग कागज मिलों में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कागज की मिलें जो इस एरिया में काम कर रही हैं वो अपने व्यवसायिक लाभ हेतु क्या कर रहे हैं, नीलगिरी यूकेलिप्टस की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि यूकेलिप्टस का पेड़ जो होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल को बहुत तेजी से खींचता है, पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, पहले जो था कि इसका विस्तार, यानी नीलगिरी यूकेलिप्टस की जो खेती के लिए कागज मिल वाले जो है पैसे देते थे तो वो पहले निचले इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब क्या है, रायगढ़ के मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक में यह पहुंच गया है। अब देखिए क्या होता है कि जब नीलगिरी की खेती के लिए बड़े बड़े व्यवसायिक जो कागज के मिल हैं वह जब खेती मतलब कृषकों तक पहुंचते हैं तो उनकी जमीन को वो पट्टे पर लेते हैं और इसमें क्या होता है, उनको उस जमीन के लिए 1 एकड़ के लिए मात्र 3,000 रुपए और कुछ जगहों पर तो 1,500 से 2,000 रुपए भी मिलते हैं। यानी प्रति एकड़ पट्टे पर अगर वो जमीन लेते हैं कि भाई यहां पर हम यूकेलिप्टस की खेती करेंगे और वो कृषकों को क्या देते हैं प्रति एकड़, तो मात्र 3,000 रुपए देते हैं और कहीं कहीं तो 1,500 रुपए भी मिलते हैं, 2,000 रुपए भी मिलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यह जो वाणिज्यिक प्रोत्साहन, कम रखरखाव और आसान ऋण उपलब्धता किसानों को क्या कर रही है, तो कोंद जो जनजाति है
उसमें जो कृषक वर्ग हैं तो वो मोटिवेट हो रहे हैं किसके तरफ, यूकेलिप्टस की खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिल रहा है उनको, 1 एकड़ के लिए उनको एक नगद के रूप में राशि मिल रही है। साथ ही साथ यूकेलिप्टस का पेड़ ऐसा होता है कि उसको रख रखाव की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत मिनिमम उसकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहे हैं कृषकों को इस यूकेलिप्टस की खेती के लिए। और इन सबका प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो इन सबका प्रभाव पड़ रहा है कि डोंगर की कृषि जो है वह खतरे में जा रही है। अब देखिए, व्यवसायिक कृषि यानी जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, पट्टे पे जमीन लिया, उसमें यूकेलिप्टस की खेती की जा रही है, तो ये एक तरह से व्यवसायिक कृषि है। अब इससे क्या है, व्यवसायिक कृषि मोनोकल्चर का क्या दुष्प्रभाव है? तो अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ पोषण और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो व्यवसायिक कृषि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता की कमी होती है, पानी की कमी होती है, प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान होता है, विनाश होता है। यानी यूकेलिप्टस की जो खेती की जा रही है उससे क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत तेजी से खींचता है, तो मिट्टी की उर्वरता में भी कमी लाता है, पानी में भी कमी ला रहा है, और प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश कर रहा है। तो ये पर्यावरणीय नुकसान हो गए। उसके बाद अगर हम जैव विविधता की बात करें तो कंदमूल, पक्षियों और वन्यजीवों का पहाड़ी क्षेत्रों से गायब होना, यह जो है यूकेलिप्टस की खेती के बढ़ावा देने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां रायगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में जो आसपास के वन है वहां पर कंदमूल, जो वहां के नेचुरल कंदमूल थे, वो गायब होते जा रहे हैं, और उसकी जगह पे यूकेलिप्टस को लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वन्य जीव वहां रहते थे, पक्षी और वन्य जीव जो पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते थे, वो यूकेलिप्टस की खेती की वजह से वहां से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है, गायब हो रहे हैं। पोषण और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पारंपरिक खाद्य फसलों की खेती में कमी आ रही है, ठीक है, बाजार के भोजन जैसे पीडीएस चावल पर निर्भरता बढ़ रही है, और कुपोषण बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, अब पीडीएस का चावल दिया जा रहा है। अब हालांकि देखिए, जो बहुत जगह पर चावल का जो है उसको इनरिच करके दिया जा रहा है, ठीक है, उसको मिला करके, उसमें पोषक तत्व मिला करके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो पारंपरिक खाद्य फसल जो ये आदिवासी समुदाय उपजाता था, जिसमें बाजरा भी था, दलहन भी था, तिलहन था, तो उनको पोषण तत्व मिलते थे। लेकिन यूकेलिप्टस की वजह से क्या हुआ, इसकी खेती डोंगर कृषि में कमी आ गई है, उसके क्षेत्र में कमी आ गई है, और उसकी जगह पर यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, पारंपरिक खाद्य फसलों के उपज में कमी आती जा रही है। जब ये उपज में कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पोषण स्तर में भी कमी आएगी। दूसरी चीज, सबसे लास्ट में अगर देखें तो संस्कृति, जो संस्कृति है इस कृषि की, पारंपरिक बीज विनिमय और सामूहिक श्रम जैसी आदिवासी सामाजिक प्रथाओं का पतन हो रहा है। यहां क्या होता था कि लोग एक दूसरे को, कोई किसी ने तिलहन का बीज दिया तो उसके बदले में दलहन का बीज ले लिया, किसी ने बाजरा का दिया तो किसी ने तिलहन का दिया। तो इस प्रकार से क्या था कि विनिमय होता था, बार्टनर पद्धति चलती थी समुदाय के अंतर्गत। अब उससे क्या हो रहा है, यह एक संस्कृति का हिस्सा, आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। और यह पद्धति अब जब व्यावसायिक कृषि होने लगी तो यहां पर यह पद्धति धीरे धीरे दम तोड़ने लगी, ठीक है। सामूहिक श्रम जैसे आदिवासी जो श्रम, जो सामाजिक प्रथाएं हैं, वह भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी, क्योंकि व्यावसायिक कृषि की जा रही है। तो व्यावसायिक कृषि में कहीं ना कहीं कुछ मशीनों वगैरह का भी आधुनिक खेती में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, बाजरा, जिसको आप लोग जानते होंगे कि 2023 में पूरे वर्ल्ड ने, यूएन ने इसे क्या कहा था, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में इसे मनाया गया था दुनिया भर में। और बाजरा क्या है, उसको सुपर फूड कहा जाता है कि उसे कम पानी की आवश्यकता होती है, वो अधिक तापमान में भी अब क्या सकते हैं उत्पादन उसका किया जा सकता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो इसे सुपर फूड कहा गया। अब क्या हो रहा है कि बाजरे की खेती, चूंकि मिश्रित खेती है, इसमें बाजरा, दलहन, तिलहन सब किया जा रहा है, तो बाजरे की खेती में कमी आती जा रही है। अब क्या हो गया है, रायगढ़ के एरिया में, उड़ीसा में, जहां कोंड आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, वहां पर नीलगिरी यूकेलिप्टस और बीटी कॉटन जैसी व्यावसायिक फसल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और इस पर, इसके उत्पादन पर ज्यादा जोर देने से क्या हो रहा है, तो बाजरे की कृषि में कमी आती जा रही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि बाजरा क्या है, सुपर फूड है। तो बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर है, जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम है, और उसे अल्पकालिक लाभ को नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, अब जैसे चूंकि जलवायु परिवर्तन के साथ यह कॉप अप कर सकता है, बाजरा उसको सहने में सक्षम है, ठीक है, पोषक तत्वों से भरपूर है। लेकिन क्या हो रहा है
कि इसकी खेती कम की जा रही है, उसकी जगह पर व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि वैसे फसल जैसे बीटी कॉटन हो गए, नीलगिरी यूकेलिप्टस हो गया, ऐसे पौधों को लगाया जा रहा है, ऐसे फसलों को लगाया जा रहा है, और यह एक विशुद्ध व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और इसके साथ क्या हो रहा है, जैव विविधता और पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए क्या क्या पुनरुद्धार के प्रयास किए गए, रिवाइवल इफोर्ट क्या किए। तो 200 गांव जो वहां पर रायगढ़ जिले के आसपास है, वहां पर एक एनजीओ काम कर रही है लिविंग फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, वहां पर एक एनजीओ काम कर रही है जिसका नाम है लिविंग फॉर्म्स। और यह जो है रायगढ़ जिले में जो तालिया कोंद और कुटिया कोंद समुदाय रहते हैं, उनके बीच यह जो एनजीओ है, यह डोंगर एग्रीकल्चर को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। उसको बता रही है कि भाई देखो, ये हमारा पहचान है, हमारी संस्कृति है। इससे हम जो है मिश्रित कृषि में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे, अब इसकी जगह पर आप व्यावसायिक फसल का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जमीन की उर्वरता भी जा रही है, मृदा की उर्वरता भी की भी कमी आ रही है, पानी की भी कमी हो रही है, और साथ ही साथ पोषक तत्वों की भी कमी आ रही है, जो आगे चल करके आपके विलुप्त हो जाने की एक कारण बन सकता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और प्राचीन बीज संरक्षण को लेकर यह संस्था काम कर रही है, उसकी जागरूकता अभियान चला रही है। और साथ ही साथ नीलगिरी यूकेलिप्टस और बीटी कॉटन के खेती को यह संस्था हतोत्साहित करने का काम कर रही है, और महिलाओं एवं बुजुर्गों को पारंपरिक जैविक तरीकों को फिर से अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उसको सशक्त बना रही है। ठीक है, महिलाओं और बुजुर्गों को, जो कोंद आदिवासी समुदाय से संबंधित महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उनको पारंपरिक जैविक तरीकों को फिर से अपनाने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि यह जो मिश्रित कृषि हो रही है डोंगर, यह पूर्णतः क्या है, तो यह पूर्णतः पारंपरिक बीजों पर, प्राकृतिक खाद और वर्षा पर निर्भर कृषि है। तो इसको फिर से अपनाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब डोंगर कृषि को बचाने की आवश्यकता क्यों है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक तो जलवायु का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मिश्रित फसल प्रणाली, अनियमित बारिश, सूखे और तापमान में उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम है, इसलिए इसको बचाने की आवश्यकता है। जलवायु के प्रति यह लचीला है। अगर बारिश जो है, क्योंकि भारत क्या है, भारत में अगर देखा जाए तो हम मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ पूर्णतः सिंचित क्षेत्र जो है लगभग मुश्किल से 35 से 40% के आसपास होगी। और मान ली मेजर जो जमीन है, वो भूमि जो है, वो कृषि जो होती है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट करती है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। तो वैसे में इस डोंगर कृषि प्रणाली को बचाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह मिश्रित फसल प्रणाली अनियमित बारिश, सूखे और तापमान के उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम है। दूसरी अगर हम देखें तो इसमें लागत कम है और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी है, यानी यह कम लागत और अधिक टिकाऊ वाली खेती है। क्यों? क्योंकि यह पूर्णतः प्राकृतिक बीजों, पारंपरिक आप कह सकते हैं प्राकृतिक खाद पर निर्भर है, पारंपरिक बीजों पर निर्भर है। तो इसलिए क्या है, इसमें कॉस्ट कम है और यह सस्टेनेबल ज्यादा है। इससे क्या हो रहा है कि रासायनिक खादों पर, केमिकल फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता कम हो रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाद्य संप्रभुता। ठीक है, यह बाहरी बाजारों पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और स्थानीय आहार को सुरक्षित रखता है। यानी खाद्य संप्रभुता, सोवरेनिटी, फूड सोवरेनिटी, फूड सिक्योरिटी और फूड सोवरेनिटी को यह बचा रहा है। यानी बाहरी बाजारों पर हमारी निर्भरता को कम कर रहा है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि अगर हम व्यावसायिक फसलें उपजाते हैं तो यह हमें बाहरी बाजारों पर निर्भर बनाता है। जबकि यह कृषि अगर हम अपनाते हैं, इससे फसल जो उपजाते हैं, तो इससे हम क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये थी कोंद कृषि, कोंद जनजाति के द्वारा डोंगर कृषि प्रणाली जो अपने वहां प्रचलित है, उसकी जगह पर व्यावसायिक कृषि वो अपना रहे हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और डोंगर कृषि प्रणाली किस प्रकार से भारतीय परिवेश को अगर देखा जाए, यहाँ की जलवायु और पर्यावरण को देखा जाए, तो उसमें किस प्रकार से वो उसके अनुकूल है, इस पे है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न क्या है, डोंगर कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, तो पहला कथन है, बैगा आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पहाड़ी ढलानों पर डोंगर कृषि की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह पूर्णतः मिश्रित कृषि पद्धति है जो पारंपरिक बीजों, प्राकृतिक खाद और बारिश के पानी पर निर्भर है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। थैंक यू।